हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने पॉइंट डिस्कस किए थे टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का और हॉरिजॉन्टल रेंज का। अब उसी कंसेप्ट में हॉरिजॉन्टल रेंज के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। और हॉरिजॉन्टल रेंज का आपके पास फार्मूला आया था आर इट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से दो एंगल्स रहेंगे जिनके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू क्या रहेगी, भाई सेम रहेगी। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज की एक ये वैल्यू हमारे पास है। अगर यहाँ पर इसमें थीटा को हम 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें तो देखिए आर की वैल्यू क्या आ जाती है, यू स्क्वायर साइन 2 और थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा रख दीजिए अपॉन जी। इट विल बी यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। और ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन पाई माइनस 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा भाई, हमारे पास कौन सी क्वाड्रेंट में वैल्यू आ जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव। और क्योंकि हम पाई पर वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी वही रहेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। तो देखिए चाहे एंगल हम थीटा लेकर चलें या 90 माइनस थीटा लेकर चलें, दोनों में रेंज की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या आ जाती है भाई, सेम आ जाती है। 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करते हैं तो देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ क्या कर रही हैं भाई, मैच कर रही हैं। तो 30 डिग्री का एंगल हो या 60 डिग्री का एंगल हो, दोनों के लिए रेंज क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। इसी तरह से आप कह सकते हैं 20 डिग्री का एंगल हो या 70 डिग्री का एंगल हो, तो रेंज क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। इसी तरह से 45 डिग्री रेंज क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। इसमें तो चलो एंगल एक ही आ गया है यहाँ पर। इसके अलावा और एंगल्स आप इसमें ले सकते हैं। और एंगल्स क्या रहेगा, मान लीजिए 40 डिग्री लें और 50 डिग्री लें तो रेंज क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। तो ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे कि थीटा एंड 90 माइनस थीटा are the angles where range या horizontal range of projectile motion will be equal। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये कि वो कौन से दो एंगल हैं जिन पर हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। इसके बाद भाई नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम। किसी गिवन टाइम में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का क्या रिज़ल्ट रहेगा। तो ये वही वाला केस है जब प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पर इंक्लाइंड किया जाए। ये मान लीजिए थीटा एंगल पर इसको इंक्लाइंड किया जाता है और ये अलोंग द टेंजेंट हम यू लेकर चलते हैं। इस पर क्या आ जाएगा भाई, यू कोस थीटा कंपोनेंट आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा। यहाँ पर देखिए भाई, अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लीजिए ये कोई पॉइंट P सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ पर आप किस चीज़ की वैल्यू निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं।
तो यहाँ पर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो क्या होगा भाई, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और एक कंपोनेंट कौन सा होगा, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। और इनका रिजल्टेंट कहाँ से होगा, दोनों के बीच से पास होने वाली लाइन से। तो ये रिजल्टेंट मान लीजिए हम v से रिप्रेजेंट करवाते हैं। अलोंग हॉरिजॉन्टल मान लीजिए हमने वेलोसिटी को x एक्सिस के अलोंग vx से रिप्रेजेंट किया और अलोंग y एक्सिस vy से रिप्रेजेंट किया, तो v का रिज़ल्ट हमसे पूछा गया है। तो v का रिज़ल्ट यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। यहाँ पर v स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल निकलेगी भाई, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx की अगर बात करते हैं तो vx का रिज़ल्ट v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो ux प्लस ए एक्स इंटू टी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ux देखिए, अब ux वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस आप u कोस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से vx की वैल्यू u कोस थीटा और ax आपको बताया था x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो ये 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी भाई u कोस थीटा। इसी तरह से vy का रिज़ल्ट आप v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी से अप्लाई करें तो uy प्लस ए वाई इंटू टी। अब uy वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस देखिए हमने क्या लिया था, u साइन थीटा, तो u साइन थीटा। और अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल अपवर्ड साइड में जा रहा है तो इसकी ए वाई को कन्वर्ट किया जा सकता है, इट विल बी माइनस जी, और साथ में हमारे पास क्या है भाई टी। तो यहाँ से वी वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब वी एक्स आपके पास अवेलेबल है, वी आई वाई आपके पास अवेलेबल है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वी का रिज़ल्ट निकलाएगा। तो वी इट विल बी इक्वल टू यू कोस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी इसका स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा भाई, स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा भाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2 यू साइन थीटा इंटू जी टी, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। यहाँ पर देखिए भाई, अब इन दोनों टर्म्स में आप यू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और प्लस इसके बाद लिखेंगे भाई जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2 यू साइन थीटा जी टी, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी भाई v की, किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में आपके पास वेलोसिटी का रिज़ल्ट निकालना हो प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये तो आपके पास क्या हो गया भाई, इसकी मैग्नीट्यूड का रिज़ल्ट। इसी तरह से अगर डायरेक्शन का रिज़ल्ट आपसे पूछा जाए तो इसके लिए मान लीजिए ये वाई एक्सिस के अलोंग ये बीटा एंगल एक्स एक्सिस के अलोंग ये v जो नेट वेलोसिटी है वो बीटा एंगल बनाती है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और ये हमारे पास क्या था, वी वाई था, और ये हमारे पास वी एच था। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जा सकता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट बीटा का रिज़ल्ट यहाँ से ले सकते हैं, किसके इक्वल आएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई का रिज़ल्ट आपने अभी निकाला था यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी एक्स आपने निकाला था यू कोस थीटा। आप इंडिविजुअल यहाँ पर वैल्यू ले सकते हैं, तो पहली वैल्यू लेंगे तो यू साइन थीटा अपॉन यू कोस थीटा, यू से यू कैंसिल, ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा, ये आ जाएगा टेंजेंट बीटा। और भाई बीटा का रिज़ल्ट यहाँ से अगर आपने निकालना है तो वो इसकी टेंजेंट इनवर्स वैल्यू आ जाएगी, या इसको इस फॉर्म में भी आप रख सकते हैं। ये किस चीज़ के लिए आ गया आपका, फोर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी।
ठीक है भाई। इसके बाद एक केस यहाँ पर आप इजीली बता सकते हैं, अगर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और वो जो एंगल बना रहा था थीटा, वो थीटा एंगल अगर हॉरिजॉन्टल के साथ ना बनाकर वर्टिकल के साथ बना रहा हो, हॉरिजॉन्टल के साथ ना बनाकर वर्टिकल के साथ बना रहा हो, तो अब जो 3 हमारे पास वैल्यूज़ आई थी, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, उनके रिज़ल्ट किस तरह से चेंज हो जाएंगे भाई। अब हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बचेगा, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो बचा वो एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा आ गया, नहीं आ गया। उसके बेस पर अगर यहाँ पर इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हैं टी की वैल्यू क्या फार्मूला आया था भाई, 2u साइन थीटा अपॉन जी था, जब थीटा हम यहाँ लेकर चलते थे। अब थीटा की रिप्लेसमेंट किससे हुई है, 90 माइनस थीटा से, तो ये आ जाएगा 2u साइन थीटा को रिप्लेस कर दो 90 माइनस थीटा से अपॉन जी, तो ये आ जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा, आप जानते हैं कोस थीटा अपॉन जी। इसी तरह से फिर मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आपने निकाला था h का, और ये आया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पर देखिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा 2g, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसी तरह से अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं, तो वो r का रिज़ल्ट आपके पास आया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसमें थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं तो u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। ये केस अभी डिस्कस किया था, इसमें भी आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी, कौन सी, इट विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो ये डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस किए प्रोजेक्टाइल मोशन में, जब प्रोजेक्टाइल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल ना बनाकर किसके साथ बनाता हो, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाता हो। इसके बाद हम रोटेशनल मोशन की कुछ बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी पर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और रोटेशनल मोशन मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता हो, सर्कुलर पाथ पर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उससे रिलेटेड हम कुछ फिज़िकल क्वांटिटी पर डिस्कशन करेंगे। और इसमें सबसे पहले हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी आती है कौन सी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपने लीनियर मोशन का केस डिस्कस किया था, उसमें हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के 2 कंसेप्ट हमने पढ़े थे। ऐसे ही अगर रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट की मोशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। और इसको हम सिंपली एंगल भी कह सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट पहले इस पोजीशन पर था, कुछ टाइम तक के बाद मूव करके वो इस पोजीशन पर आ गया, तो इस रेडियस वेक्टर ने सेंटर पर कितना एंगल यहाँ पर बनाया, कितनी ये इसकी एंगल यहाँ पर बनाया गया है रेडियस वेक्टर के द्वारा इस सर्कुलर पाथ के सेंटर पर, वो क्या बोला जाएगा भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल उसको बोला जाएगा। इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करवाते हैं, डेल्टा थीटा से। और आपने मैथमेटिक्स में कंसेप्ट पढ़ा है, एंगल किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर ये आर्क हम L लेकर चल रहे हों और ये रेडियस R हो, तो बताइए यहाँ से डेल्टा थीटा की वैल्यू आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं,
किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी L अपॉन R, जो हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे भाई, राइट हैंड थंब रूल। आपने 10th में मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट आया था जिसमें हम राइट हैंड थंब रूल लेकर चलते थे। ये रूल बताया जाता था आपको, थंब अगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो फिंगर्स कर्लिंग फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते थे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, ये डायरेक्शन अगर इस तरह से रिप्रेजेंट की जा रही हो तो यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी डायरेक्शन किस साइड में होगी भाई, अपवर्ड साइड में। वहीं अगर एंगल हम इस तरह से बना रहे हों, ये यहाँ से इस साइड में डाउनवर्ड साइड में मूव कर जाए तो फिर ये जो एंगल बनेगा, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज हो गई, तो उसके बेस पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो कहाँ पर रहेगी भाई, डाउनवर्ड साइड में, बेस्ड ऑन राइट हैंड थंब रूल। तो इसी तरह से आप दोनों ही केसेस में यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे उसके लिए ये फार्मूला आपके पास है, और उसकी डायरेक्शन का केस कैसे डिस्कस किया जाएगा उसके लिए हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। इसके बाद भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद अगली फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कशन करेंगे और वो होगी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी लीनियर मोशन में जैसे वेलोसिटी आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेते थे, ऐसे ही यहाँ रोटेशन मोशन में एंगुलर वेलोसिटी को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ओमेगा से। तो ओमेगा किसके इक्वल होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डेल्टा ओमेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये हमारे पास है जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 यहाँ पर लिमिट का केस हो तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। इसकी भी जो डायरेक्शन का केस रहेगा वो वही राइट हैंड थंब रूल के बेस पर, जिस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमने फाइंड आउट की थी, ऐसे ही यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को फाइंड आउट किया जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह से वही एक सर्कुलर पाथ पर कोई पॉइंट मास या कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो सेंटर पर एक पर्टिकुलर एंगल यहाँ पर बना रहा हो, मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से मूव करता हुआ वो यहाँ तक पहुँच गया, तो ये जैसा पीछे डिस्कशन किया था हम डेल्टा थीटा होगा। और ये लेंथ अगर आपकी क्या ले रखी हो भाई, डेल्टा एल ले रखी हो, तो बताइए यहाँ पर जो लीनियर वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी अब किसके इक्वल होती है, कितनी उसने डिस्टेंस ट्रैवल की है, कितनी लेंथ वहाँ पर कवर की है, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर v को एक्सप्रेस किया जा सकता है डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। इसी तरह से अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो ओमेगा का रिज़ल्ट अभी बताया था, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और एक रिलेशनशिप यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी और इस आर्क के साथ रिलेशनशिप अगर लेकर चलते हैं
तो वो रिलेशनशिप हमारे पास किसके इक्वल होगा, अगर इस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या दे रखी हो, आर, तो वहाँ से आपको बताया गया था डेल्टा थीटा एंगल किसके इक्वल है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से देखिए भाई डेल्टा थीटा जो है वो किसके, आर डेल्टा थीटा किसके इक्वल आ जाएगा भाई, डेल्टा एल के इक्वल। अब डेल्टा थीटा और डेल्टा एल की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन से। यहाँ से डेल्टा एल देखिए वी डेल्टा टी आ जाएगा, डेल्टा एल तो इसकी जगह तो वी डेल्टा टी रख दिया, आर की जगह आर रख दिया, डेल्टा थीटा यहाँ से ओमेगा डेल्टा टी आ जाएगा, ओमेगा डेल्टा टी। देखिए डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल और v की वैल्यू आपके पास आर ओमेगा आ जाती है, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, जहाँ पर v जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लीनियर वेलोसिटी को, और ओमेगा जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर वेलोसिटी को। इसी तरह से सर्कुलर मोशन में हम अगली फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का रिज़ल्ट हम कहाँ से निकालेंगे, जैसे लीनियर मोशन में आप लेते थे एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसे यहाँ पर ये आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर लिमिट अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए तो इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है डी ओमेगा बाई डी टी। तो देखिए भाई यहाँ पर ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब जैसे अभी डिस्कशन किया था हमने, एक रिलेशनशिप निकाला था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, ऐसे ही एक रिलेशनशिप निकालेंगे यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वो कैसे निकाला जाएगा भाई, अभी हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशनशिप अभी डेराइव किया था। तो दोनों साइड में क्या कर दीजिए भाई, डेरिवेटिव ले लीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव लेने तो डी वी बाई डी टी, इधर यू वी मेथड अप्लाई करें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव डी ओमेगा बाई डी टी प्लस सेकेंड एज इट इज़ ओमेगा डी आर बाई डी टी। ये डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव में हम अप्लाई करते हैं डी बाई डी टी ऑफ यू वी। अगर दो फंक्शन लिए जा रहे हैं यू वी तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिया जाता है, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ लिया जाता है फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ पर देखिए भाई डी आर बाई डी टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि रेडियस हम क्या लेकर चलते हैं, कांस्टेंट, इसलिए ये टर्म 0 हो जाएगी, तो यही टर्म बचेगी, इट विल बी डी आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। अभी दिया था क्या होता है अल्फ़ा, और डी वी बाई डी टी हमारे पास क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन ए। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद भाई हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस यहाँ पर लेकर चलते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो अगर सर्कुलर हटा दें तो यूनिफॉर्म मोशन का केस आपने पढ़ा है, जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ पर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करता है तो उसकी मोशन को हमने क्या कहा था, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर यही कहानी वो एक सर्कुलर पाथ पर एडजस्ट करवा दें, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करता है तो वो उसकी जो मोशन है वो कौन सी बोली जाएगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप जानते हैं कि यहाँ पर स्पीड की वैल्यू तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, चेंज होगी। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पर सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन में क्या आ रहा है भाई, चेंज आ रहा है। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसमें कौन सी कांस्टेंट बताएंगे भाई, स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट बताएंगे। तो यहाँ पर
अब वेलोसिटी तो क्योंकि हर एक पॉइंट पर है उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो इसलिए वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब देखिए भैया, अगर यहाँ पर कुछ टर्म्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या बोला जाएगा सर्कुलर मोशन में, कि ये वो टाइम है जब कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में उसने कंप्लीट किया है सर्कुलर पाथ के ऊपर, वो उसका टाइम पीरियड बोला जाता है। दूसरी टर्म हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन एक सेकेंड में उसने कंप्लीट किए हैं, वो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की क्या बोली जाएगी भाई, फ्रीक्वेंसी बोली जाएगी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में फिर एक रिलेशनशिप हम यहाँ लेकर चलेंगे, न्यू इज इक्वल टू 1/T। न्यू जहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम पीरियड यहाँ पर लिया जाता है। इसके बाद एक रिलेशनशिप यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पर ले सकते हैं, और वो किसके इक्वल होता है, कैसे निकालेंगे। अब एंगुलर वेलोसिटी आपने पढ़ी है, ओमेगा इज इक्वल टू जिसके इक्वल लेकर चलते हैं θ/T, और थीटा एक राउंड जब कंप्लीट होगा तो कितना एंगल बनाएगा, 2π। तो नीचे हम अब एक कंप्लीट राउंड किया है तो उसकी टाइम पीरियड की वैल्यू को अगर कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ओमेगा 2π/T आ जाएगा, लेकिन 1/T तो अभी भी डिस्कस किया था, वो न्यू के इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2π न्यू। तो ये रिलेशनशिप आ गया जहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी और किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में। इसके बाद भाई एक कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन होगा, जिस एक्सेलरेशन के कारण कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने में जो एक्सेलरेशन वहाँ पर रोल प्ले करता है, और जिसकी डायरेक्शन टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ रहती है, वो एक्सेलरेशन कौन सा बोला जाएगा भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसको हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फार्मूला किसके इक्वल होता है भाई, v²/r। या v का भी अभी रिलेशनशिप आपने पढ़ा था, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो r²ω²/r, एक r से एक r कैंसिल, तो AC के यहाँ पर v²/r और एक ω²r, ये फॉर्मूले जो है यहाँ पर बनते हैं। इन दोनों फार्मूलों को डेराइव किया जाएगा इस तरह से, मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है और उस पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये रेडियस हमने r ले ली, ये रेडियस भी कितनी आ जाएगी भाई, r आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है वो ये r1 ले ली, ये r2 ले ली। अब सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो r1 और r2 यहाँ पर क्या आ जाएंगे भाई, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो अब एक जब यहाँ पर था तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें तो अलोंग द टेंजेंट लेकर चलते हैं भाई, इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, और यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर टेंजेंट ये ड्रा किया जाएगा। तो अगर इन वेलोसिटी को आप अलग से लेकर चलेंगे तो ये दो वेलोसिटी, एक v1 हमारे पास आ जाएगी और दूसरी वेलोसिटी क्या आ जाएगी भाई, v2, और इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ से ली जा सकती है।
दोनों के बीच में अगर एंगल हमारा कितना बन रहा हो भाई, डेल्टा थीटा बन रहा हो। यहाँ पर डेल्टा थीटा हमने लिया था। तो देखिए अगर ये भी एक सर्कुलर पाथ यहाँ पर लिया जाए और ये वेरी स्मॉल एंगल हो, तो इसकी आर्क जो होगी, आर्क लेंथ जो होगी वो यहाँ पर डेल्टा थीटा का रिज़ल्ट निकाला जा सकता है। किसके इक्वल होगा, इट विल बी, ये कोई दो पॉइंट हमने ए और बी ले लिए, तो ए बी यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगी, इस ए बी की मैग्नीट्यूड, और इसको डिवाइड कर देंगे V1 या V2 से, और वो दोनों वैल्यू अगर इक्वल हों, V के इक्वल हों, तो यहाँ से डेल्टा थीटा ए बी अपॉन वी आ जाएगा भाई। अब यहाँ पर देखिए अगर ये वेक्टर फॉर्म की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये डायरेक्शन V1 की थी, ये डायरेक्शन V2 की थी, और ये डायरेक्शन ये थी। अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ए बी को वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है भाई V2 माइनस V1, और इसको अगर आप मान लीजिए डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा V से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इट विल बी डेल्टा V की मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा भाई, V आ जाएगा। अब डेल्टा V अगर दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है तो डिफरेंस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, और अगर वो डिफरेंट अगर है तो ज़ीरो नहीं आएगा भाई, और अगर डिफरेंट नहीं है, इक्वल है, तो फिर डिफरेंस वहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा V अपॉन V का रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है। अब डेल्टा थीटा का रिज़ल्ट आपने पढ़ा हुआ है, ये तो एंगुलर वेलोसिटी कंसेप्ट से ओमेगा का रिज़ल्ट आपने पढ़ा था, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा यहाँ से ओमेगा डेल्टा टी ले सकते हैं, तो ओमेगा डेल्टा टी किसके इक्वल आ गया, डेल्टा V डिवाइडेड बाई V। तो यहाँ से देखिए अगर हम इस डेल्टा टी को इधर ले आएँ तो ये V उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा V, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा टी। अब ये देखिए डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये तो क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल आ गया, V ओमेगा के इक्वल। अब V ओमेगा के इक्वल आ गया तो V इज़ इक्वल टू क्या जानते हैं, R ओमेगा होता है। तो साथ में ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें तो A की वैल्यू यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगी, R ओमेगा स्क्वायर, जो कि फार्मूला स्टार्टिंग में बताया था, R ओमेगा स्क्वायर। और दूसरा हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का था V स्क्वायर अपॉन R, वो इसी को रिलेट करके आप बता सकते हैं। कैसे, ओमेगा को आप यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसके इक्वल V इज़ इक्वल टू R ओमेगा था, तो R ओमेगा V अपॉन R हो जाएगा, तो R इंटू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, एक R से एक R कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। तो इस तरह से आप सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का रिज़ल्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके बाद भाई हम बात करते हैं दो एक्सेलरेशन की, एक तो अभी डिस्कस किया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू अभी आपने निकाली है V स्क्वायर अपॉन R, और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, जिसका पीछे फार्मूला
हमने डराइव किया था, जो कि लीनियर एक्सेलरेशन को रिलेट किया था एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ आर अल्फा। ठीक है, तो ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, और ये हो गया भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात करते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। और भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा, इसकी जो डायरेक्शन रहेगी, डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट ऑफ सर्कुलर पाथ। इसको डायग्राम से समझा देते हैं। सॉरी, ये मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है और ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मूव कर रहा है, तो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन लगेगा वो तो कौन सा बोला जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और टेंजेंट के अलोंग ये बोला जाएगा AT। तो इन दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, इनके बीच से पास होने वाली लाइन होगी, और वो वैल्यू अगर A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेट एक्सेलरेशन, तो A किसके इक्वल आ जाएगा भाई, इट विल बी AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। और AC और AT के रिज़ल्ट आपको ऊपर दे ही रखे हैं, तो यहाँ से आप नेट एक्सेलरेशन का रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। और इस कंसेप्ट के साथ आपका ये चैप्टर और जो सेकेंड यूनिट है वो हमारे यहाँ कंप्लीट होती है।